हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूं आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, उनको मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बच्चों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। मैंने किया है बीटेक आईआईटी खड़गपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। मैं 2008 का ग्रेजुएट हूं और अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने इमीडिएटली कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था फिटजी से। उसके बाद मैं कई तरह के नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुका हूं और मैं 2019 से वेदांतु में पढ़ा रहा हूं और वेदांतु में करंटली आई एम द हेड ऑफ टॉपर डिवीजन। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आपको बताते हैं इस सीरीज के बारे में। ठीक है, तो इस सीरीज में ये जो प्रयास सीरीज है, इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स एनएससी जेएस एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये सारे हैं और अब तक हम इसमें क्या कवर कर चुके हैं मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी आइडिया देता हूं। तो अब तक इस सीरीज में हम ये कैलकुलस पोर्शन खत्म कर चुके हैं, वेक्टर्स पोर्शन जो है ये हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम इसके अंदर जो स्टार्ट करेंगे वो है लॉज ऑफ मोशन। मैं ये वाली चीज पहले स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और मोशन चैप्टर हम लॉज ऑफ मोशन के बाद देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मैं एनएससीजेएस रैंकर्स 2024 बैच के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था ये बैच और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं एनएससीजेएस प्रिपरेशन के लिए। इस बैच पे आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे। हर वीक आपके 2 सेशन फिजिक्स के होंगे, 2 केमिस्ट्री के होंगे, 2 बायोलॉजी के होंगे। ये मिनिमम नंबर है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा सेशन भी लिए जाएंगे। इसमें आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे जो कि एनएससीजेएस पैटर्न पे होंगे। हाँ, टीचर्स के द्वारा मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बना दिया जाएगा जहां पे और भी बच्चे प्रेजेंट होंगे जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया है। आप उनके साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं, एकेडमिक डिस्कशन कर सकते हैं। इन टेलीग्राम ग्रुप पे टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि कोई बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं, टीचर्स भी आपको हेल्प करेंगे। सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर, तो हमारी तरफ से देयर वुड बी अ डेडिकेटेड पर्सन जो आपकी नीड्स को कैटर करेगी। वेदांतु में आपको किसी भी तरह की कोई भी नीड है आप इनको बता सकते हैं एंड दे विल कनेक्ट यू विद द राइट पीपल। ठीक है, आपको बुकलेट्स शेयर की जाएंगी, यानी कि जो मटेरियल है जो हम एनएससीजेएस की प्रिपरेशन के लिए फॉलो करते हैं वो आपके साथ शेयर किया जाएगा सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। ठीक है, और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा बैच में वो होगा इंग्लिश, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश। टीचर्स अपने कंफर्ट के हिसाब से दे विल स्विच बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस जस्ट एज आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि इससे टीचर्स को एक्सप्रेसिव होने का ज्यादा मौका मिलता है, तो उससे चीजों को समझाने में आसानी होती है, बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस बैच की जो प्राइस है ये है 4444, बट यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बाय यूजिंग दिस कोड VUS Pro। जो कोड है आप इसको यूज करिए, इसको यूज करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन यू विल गेट द कोर्स अराउंड एट अराउंड 4000 रुपीज। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे मैंने वहां पे समराइज कर रखा है। इस चैप्टर में हम न्यूटन्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, फिर कॉमन फोर्सेस के बारे में, एफबीडीज क्या होते हैं। ठीक है, और फिर जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है इनके बारे में हम सीखेंगे। ऑफ कोर्स ये सेशन ये जो चैप्टर है ये मल्टीपल सेशंस तक चलेगा। ठीक है, आज के सेशन में मैं आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा और अगर हो पाया तो हम कॉमन फोर्सेस और एफबीडी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू बी प्रिपेयर्ड विथ योर नोट्स कॉपी, और जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसके आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, आज के सेशन में थोड़ी थ्योरी ज्यादा होगी, उसके बाद से फिर हम प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस ज्यादा उस पर फोकस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो आप लोगों में से जिन बच्चों ने न्यूटन्स लॉ को ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, उसको बोलना स्टार्ट कर चुके होंगे या अपने माइंड में इमेजिन करना स्टार्ट कर चुके होंगे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। ठीक है, मैं एक बार रीआइट्रेट करता हूं, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि अ पार्टिकल continues to be in a state of rest or of uniform rectilinear motion unless acted upon by a force। ठीक है, मैंने जो भी बात कही है वो यहां पे लिखी हुई है। A particle continues to be in a state of rest or of uniform rectilinear motion unless acted upon by a force। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की अब हम बाल की खाल उधेड़ेंगे, यानी कि इस पूरे स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या छुपी हुई बातें हैं। ठीक है, और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों ने ये स्टेटमेंट अपनी कॉपीज के अंदर लिख ली है। मैं एक बार साइड हो जाता हूं ताकि आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक बार में दिखाई दे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा चालू करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वापस पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। तो पहली चीज जो मेरे माइंड में आ रही है कि
पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। स्टेटमेंट क्या रहा है उसको समझ तो लेते हैं। इट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही बना रहेगा। अगर वो मूव कर रहा था तो वो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि वो सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। मतलब अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे बना रहेगा, अगर वो चल रहा था तो सेम स्पीड से, जिस भी स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से सीधी लाइन में चलता रहेगा जब तक कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स ना लग जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट का जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अ पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक पार्टिकल अगर रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे बना रहेगा जब तक कि उसमें फोर्स ना लग जाए, या फिर अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा था तो वो सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लग जाए। ठीक है, इस चीज को अगर आपको जैसे समझना है, आपने अगर ग्रेविटी मूवी देखी हो तो ग्रेविटी मूवी के अंदर जैसे एक सीन होता है जिसमें कि वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, वो अपने स्पेसशिप पे डिटैच हो जाता है एंड देन ही जस्ट गोज ऑन ड्रिफ्टिंग। ठीक है, मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होती है, वो उसी वेलोसिटी में चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है वो। ठीक है, तो वो कब तक चलेगा? जब तक वो किसी प्लैनेट के इतना पास ना आ जाए कि प्लैनेट उसको अट्रैक्ट करने लग जाए, प्लैनेट या कोई भी दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फोर्स ना लगा दे। ठीक है, तो ये चीजें हमें रूटीन लाइफ में क्यों नहीं देखने को मिलती है? मतलब सर रूटीन लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, मैं टेबल के ऊपर मान लो अगर कोई चीज थ्रो करता हूं तो वो रुक जाती है अपने आप, कहां वो कांस्टेंट स्पीड से जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप है। गैप मतलब कि हम जो रूटीन लाइफ में देखते हैं उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि थ्योरेटिकली, मतलब कि जो ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने टेबल पे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया या मैंने किसी चीज को हिट करा, जैसे मैं कैरम खेल रहा हूं तो कैरम पे मैंने मान लो किसी मैंने स्ट्राइकर से हिट करा है तो स्ट्राइकर ट्रैवल करके रुक जाता है, कहां वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहता है। तो बच्चों उसका ऊपर फोर्स लगता है, सरफेस की वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्पेस वाला एग्जांपल लिया क्योंकि वहां पे इस तरह के फोर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं इसको हमें डाइजेस्ट करने में काफी मुश्किल होती है। आप लोग अभी जूनियर ग्रेड्स के अंदर है, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू दिस स्टेटमेंट और नॉट। अगर आपका ये पहला एक्सपोजर है तो आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं थोड़े एग्जांपल्स देकर आपको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग ज्यादा इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बना रहेगा। मतलब सपोज करो तुम अपने घर के अंदर टेबल के ऊपर तुमने सपोज अपना पेंसिल बॉक्स रखा हुआ था और तुम चले गए हो। ठीक है, तुम छुट्टियों पे चले गए हो, 1 महीना 1.5 महीना। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां लग गई है, तुम अपनी दादी के घर पे अपनी नानी के घर पे चले गए हो। ठीक है, तुम जब लौट के आओगे तो तुम्हें तुम्हारा बॉक्स टेबल पर एग्जैक्टली उसी जगह पे वैसा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पीछे से उसे किसी ने छेड़ा नहीं है। ठीक है, तो यही बात कह रहा है न्यूटन कि भाई जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगी। इस बात को कई बच्चे इस तरह से आर्ग्यू करते हैं, वो सोचते हैं कि सर अच्छा अगर मैं बॉक्स को टच करे बिना बॉक्स को हिला दूं, तो अगर मैं टेबल को टेढ़ा कर दूंगा, ठीक है, टेबल को पकड़ के मैं अगर स्लांटिंग कर दूंगा तो बॉक्स स्लिप कर जाएगा, जबकि बॉक्स पे तो मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये नहीं कह रही कि फोर्स तुम्हें लगाना है। ठीक है, तुमने जब उसको टेढ़ा करा तो जो अर्थ का जो वेट था, अर्थ की वजह से जो वेट जो फोर्स लग रहा था, पहले वो टेबल के ठीक अगेंस्ट लग रहा था तो टेबल उसको रोक पा रही थी। तुमने जब टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो अर्थ वॉज एबल टू पुल इट बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग सर्फेस। मतलब मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स अभी यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बट यू कैन इमेजिन कि एक टेढ़ी सर्फेस पे कोई चीज रखोगे तो उसका वेट उसको स्लाइड करा देगा। ठीक है, तो वेट भी तो फोर्स ही है। ठीक है, तो जिन लोगों के माइंड में ये आया कि सर कि ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमें ऑब्जेक्ट को टच करना जरूरी है, ऐसा नहीं है, टच करना जरूरी नहीं है। फोर्स बिना टच किए भी लगाया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इनफैक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमको अर्थ पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो वो भी तो बिना कॉन्टैक्ट के कर रहा है। मतलब मैं अगर हवा में छलांग लगा देता हूं तो अर्थ अपनी तरफ खींच लेता है मुझे, मेरा अर्थ से कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप कभी भी इस तरीके से इंटरप्रेट मत करना कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि भी जाके टच करना पड़ेगा तब बॉडी मूव करेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे रहेगी अनलेस कि उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता है। फोर्स को ऐसे इंटरप्रेट मत करना कि जाके किसी को धकेलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इंटरप्रेट मत करना। ठीक है, सो बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। अब इसके ऊपर हम कुछ कमेंट्स करते हैं, मतलब कि जैसे इस स्टेटमेंट से मुझे एक बात पता लग रही है कि बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी है, बॉडी खुद अपनी जगह नहीं बदलना चाहती या अपना जो स्टेट ऑफ मोशन उसको नहीं बदलना चाहती। ठीक है, तो बॉडी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बॉडी के पास इनर्शिया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इनहेरेंट का मतलब जो उसकी एग्जिस्टेंस
के साथ ही आ गई थी, मतलब कि अंदर से जो रहती है, मतलब इनहेरेंट, मतलब कि बॉडी एग्जिस्ट करेगी तो इनर्शिया भी होगा ही होगा, ठीक है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, मतलब कि ये समझ लो इनर्शिया मक्कारी है, ठीक है, इनर्शिया आलस है, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे बने रहना चाहती है, वो कह रही मुझे छेड़ो मत, मैं रेस्ट पे हूं, मुझे रेस्ट पे रहने दो, मतलब बाय डिफॉल्ट वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, ठीक है। हमको उसको रेस्ट से चेंज करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक कोई बॉडी अगर मूव कर रही थी, जैसा अभी मैंने स्पेस वाला एग्जांपल दिया था, एस्ट्रोनॉट मान लो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो ड्रिफ्ट करता रहेगा, ठीक है। इनर्शिया, बॉडी के अंदर इनर्शिया है, ठीक है। तो इनर्शिया एक तरह का आलस है कि भाई अब मैं मूव कर रहा हूं, मुझे मत छेड़ो, मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। मुझे अगर तुम्हें इधर उधर मूव कराना है, मेरी स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, मुझे लेफ्ट या राइट टर्न करना है, तो मुझ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, मैं अपने आप तो नहीं करने वाला ये चीज। इनर्शिया ये कहता है, ठीक है। तो इनर्शिया एक तरह का द बेस्ट इंटरप्रिटेशन टू गेट द हैंग ऑफ इनर्शिया, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह का आलस है। आलस का मतलब बॉडी जो कर रही है वो वही करते रहना चाहती है, वो चेंजेस नहीं चाहती है, ठीक है। वो रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर वो मूव कर रही थी तो वो मूव करते रहना चाहती है, सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन के अंदर। सो इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल बाय विच इट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इनर्शिया तुम लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करा है। जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो हो सकता है कि तुम्हें बेहतर समझ में आए। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज तुम लोगों ने बस में ट्रैवल, आई होप किया हो, ठीक है, क्योंकि बस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बस में हम जनरली खड़े हो जाते हैं ट्रैवल करते वक्त, मतलब कि अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो हमें खड़े रहना पड़ता है, या हम सीट से उठ के जब गेट की तरफ जा रहे होते हैं तब हम खड़े हो जाते हैं, या मतलब देर आर टाइम्स व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप इन दी बस, ठीक है। नॉर्मली कार के अंदर खड़े होने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं कार का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कार के अंदर रियलाइजेशन मुश्किल है उस बात का जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तुमने फील किया होगा लेकिन तुमने रियलाइज नहीं किया होगा। तो सपोज अगर तुमने कभी बस में खड़े रह के ट्रैवल किया है तो तुमने ये बात एक्सपीरियंस जरूर करी होगी कि तुम खड़े थे, बस रुकी हुई थी, तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम दोस्तों से बातें करने में लगे हुए थे, बस अचानक से आगे गई, तुम पीछे की तरफ गिर गए, ठीक है। बस ने जैसे ही मोशन स्टार्ट किया तुमने तुरंत कुछ पकड़ा, अगर नहीं पकड़ते तो पीछे गिर जाते। यहां पे क्या हुआ, ठीक है, यहां पे तुम्हारी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी और तुम्हारे पैर जो थे वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में थे, ठीक है। तो बस जैसे ही आगे गई तुम्हारे पैर भी बस के साथ आगे निकल गए, लेकिन तुम्हारी जो ऊपर वाली बॉडी है, क्योंकि इसमें इनर्शिया है तो इसको मक्कारी आती है, इसको आलस कर रहा था, तो ये अपनी जगह पे बनी रहना चाहती थी। पैर तुम्हारे आगे निकल गए, बॉडी तुम्हारी अपनी जगह पे बने रहना चाहती थी, इसलिए यू विल फील एज इफ यू आर फॉलिंग। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बैकवर्ड गिर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम बैकवर्ड नहीं गिर रहे थे, तुम्हारे पैर किसी ने आगे निकाल दिए, तो तुम वहीं पे नीचे गिर रहे हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, तुम्हारे पैर तुम्हारे वेट को सपोर्ट कर रहे थे, वो तो निकल गए, तो अब तुम्हारी बॉडी नीचे गिरने को तैयार है, तो तुम पकड़ के उसको रोक। तो यहां पर जो ये जो एग्जांपल था, ये था एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, यानी कि जो चीज रेस्ट पे थी वो लगातार रेस्ट पे बने रहना चाहती थी। हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे बने रहना चाहती थी, ये था एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसी तरीके से सपोज तुम बस के अंदर थे, बस मूव कर रही थी, ठीक है, बस मूव कर रही थी, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए, ठीक है, उस केस में भी हम आगे गिरते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारी बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी और ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाए तो बस रेस्ट पे आई, बस का फ्लोर रेस्ट पे आया, उस फ्लोर के साथ हमारे पैर भी रुक गए, लेकिन हमारी बॉडी तो अभी भी आगे जाना चाहती है, इसीलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था वो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, और अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं यह है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल, ठीक है। अब तीसरे तरह का इनर्शिया, यह भी बस के अंदर बड़ी आसानी से फील होता है। बस चल रही है, ड्राइवर ने अचानक से राइट में टर्न लिया, ठीक है, तो बस घूम गई राइट में और तुम गिरोगे लेफ्ट में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो देखो बस सीधी जा रही थी, बस जब इधर मुड़ गई, ठीक है, तुम्हारी बॉडी अभी भी सीधे ही जाना चाहती है, तो बस इधर मुड़ गई है, तुम्हारी बॉडी सीधे जाना चाहती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं, मतलब कि जो टर्न है, जैसे अगर राइट टर्न लिया है तो हम आउटवर्ड गिर, एक्चुअली हम आउटवर्ड नहीं गिरते, हमारी बॉडी अपनी डायरेक्शन मेंटेन करना चाहती है, वो सीधी जा रही थी, वो सीधे जाना चाहती है, ठीक है। बस इधर मुड़ चुकी है लेकिन हमारी बॉडी अभी भी सीधे जाना चाहती है, फिर हम बस को पकड़ते पकड़ते हैं तो हमारे पर फोर्सेस लगते हैं पकड़ने की वजह से, जो हमारी बॉडी को फिर बस के साथ घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है। तो 3 तरह के इनर्शिया एग्जिस्ट करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इसका एग्जांपल मूविंग बस में जैसे ही ब्रेक लगते हैं पैसेंजर्स टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन अ बस एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग द पैसेंजर्स टेंड टू फॉल बैकवर्ड, they feel as if they are going to fall backward, so that is because of inertia of rest. Inertia of direction,
व्हेन अ मूविंग बस टेक्स अ लेफ्ट और अ राइट टर्न और व्हाटएवर टर्न, ओके, पैसेंजर्स टेंड टू फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, लाइक अगर टर्न राइट लिया है तो वो लेफ्ट में गिरते हैं, लेफ्ट लिया है तो राइट में गिरते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो ये जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है यहां पर, ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, इसने हमको बताया कि बॉडीज में एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की। हमने उस इनहेरेंट टेंडेंसी का नाम रखा इनर्शिया, और हमने देखा कि इनर्शिया तीन तरह के हो सकते हैं, रेस्ट का, मोशन का, डायरेक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये हमको बता रहा है कि भाई बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। सो दैट वाज कमेंट नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। इस स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर रेस्ट और मोशन जैसे वर्ड यूज किए गए हैं, रेस्ट और मोशन, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि ये जो वर्ड होते हैं रेस्ट और मोशन, ये वर्ड तो रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि सपोज मैं यहां पे हूं, ठीक है, और यहां मेरे बगल में एक चेयर रखी है, शायद तुम लोगों को नहीं दिख रही होगी, ठीक है, तो या ये बोर्ड मान लेते हैं। मैंने कहा कि भाई ये बोर्ड तो रेस्ट पे है, ये बोर्ड तो इधर उधर हिल नहीं रहा है, ये रेस्ट पे है, मैंने ये बात कही। लेकिन एक बंदा मान लेते चांद पे बैठा था, मून पे बैठा था, ठीक है, सबसे सबसे एकदम एकदम क्लीशेड एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, मून पे बैठा था, उसकी नजर इतनी गजब की थी कि उसको ये बोर्ड दिखाई दे रहा था, ठीक है। क्या वो कहेगा कि ये बोर्ड रेस्ट पे है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसको तो पूरी अर्थ मूव करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थ के साथ इंडिया, इंडिया के साथ कर्नाटका, बैंगलोर जहां पे मैं हूं वो पूरा ऑफिस, एंड देयरफॉर ये पूरा बोर्ड मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं बोर्ड रेस्ट पे है, लेकिन चांद पे एक बैठा, तो चांद तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया था मैंने, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज मूविंग या रेस्ट पे दिखाई दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस बोर्ड को रेस्ट पे बोल रहा हूं, अगर मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं मूव नहीं कर रहा, ये बोर्ड पीछे जा रहा है, ये बोर्ड पीछे जा रहा है, मतलब, ठीक है। इनफैक्ट ये फिजिक्स का एक बहुत ही गजब का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट होता है ये, कि ऑब्जर्वर हमेशा ये कहता है कि मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है, चाहे वो हो चाहे ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे थोड़ा सा डेविएट करके इस बारे में बात करता हूं, तुम लोगों ने अगर ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो अगर ट्रेन में ट्रैवल किया है तो तुमने अपने पैसेंजर से या अपने फैमिली मेंबर से इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होगी, जैसे सपोज ट्रेन किसी स्टेशन में एंटर कर रही है, सपोज चंडीगढ़ स्टेशन में एंटर कर रही है, ठीक है, तो पैसेंजर्स जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो कहते हैं चंडीगढ़ आ गया, ठीक है। और फिर कोई दूसरा स्मार्ट पैसेंजर बोलता है कि चंडीगढ़ नहीं आया है, हम चंडीगढ़ आए हैं, चंडीगढ़ तो वहीं था जहां पे है, ठीक है, वहीं पे है जहां पे था, ठीक है। फिर पहला पैसेंजर कहता है हाँ हाँ वो एक ही बात है, ठीक है। अब इन दोनों पैसेंजर्स में से देखा जाए फिजिक्स की दृष्टि से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले पैसेंजर ने सही स्टेटमेंट दिया था। पहले पैसेंजर ने कहा था चंडीगढ़ आ गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फिजिक्स में ऑब्जर्वर कभी ये नहीं कहता कि मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानूंगा। कोई भी ऑब्जर्वर हमेशा ये कहता है कि भाई मैं रेस्ट पे हूं, और अगर मुझे कोई चीज मेरे से दूर जाती हुई या पास आते हुए दिख रही है, या लेफ्ट या राइट जाते हुए दिख रही है, तो वो चीज मूव कर रही है, मैं मूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रेन में बैठा बंदा अगर ये बोलता है कि चंडीगढ़ आ गया या स्टेशन आ गया, वो बिल्कुल सही है। ट्रेन में बैठा बंदा यही कहेगा कि ट्रैक्स पीछे जा रहे हैं, ट्रैक्स पर जो पिलर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, वो पीछे जा रहे हैं, पेड़ पीछे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, पूरा शहर पीछे जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्टेशन पे खड़ा बंदा क्या बोलेगा? स्टेशन पे खड़ा बंदा बोलेगा ट्रेन आ गई, वो भी सही है, उसके हिसाब से वो रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, ट्रैक्स रुके हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल रुका हुआ है, ट्रेन आई है। तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा बंदा बोलता है ट्रेन आ गई, उसका स्टेटमेंट सही है। ट्रेन के अंदर बैठा बंदा बोलता है कि प्लेटफॉर्म आ गया, वो भी सही है। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज का रेस्ट पे दिखाई देना या मूविंग दिखाई देना, ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अलग अलग जगहों से हमें अलग अलग चीजें नजर आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की बात करी, यानी कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हम कौन सी जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो देखो जो न्यूटन्स लॉ जो होते हैं ना, मतलब न्यूटन ने जब ये नियम दिए थे तो उसने ये मान के दिया था कि हम सब कुछ अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अर्थ के ऊपर हम खड़े हुए हैं और अब हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब है ना, हम कह रहे हैं कि चलो अर्थ की जरूरत नहीं है, बट हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी फ्रेम में अप्लाई कर दो, ठीक है। देयर विल बी फ्रेम्स जिनमें न्यूटन्स लॉ एग्जैक्टली वैसे यूज हो जाएंगे जैसे न्यूटन ने बताए थे,
ठीक है। एंड देन देयर विल बी फ्रेम्स जिनमें न्यूटन्स लॉ एग्जैक्टली वैसे एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द आइडिया ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब कि देर आर फ्रेम्स जिनमें न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, ऐसे फ्रेम्स को इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, एंड देन देर आर फ्रेम्स जिनमें कि न्यूटन्स लॉ को तुम डायरेक्टली उस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते जिस फॉर्म में न्यूटन ने हमें चीजें बताई है, हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन करने के बाद हम अप्लाई कर लेते हैं, मतलब हम यूज कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ को। तो ऐसे जो फ्रेम होते हैं जिनमें कि न्यूटन्स लॉ मॉडिफिकेशन के बाद यूज होते हैं, उन फ्रेम्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन्स लॉ जिस फ्रेम में डायरेक्टली अप्लाई होते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उनको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और जिनमें हमें मॉडिफिकेशन करके अप्लाई करना पड़ता है उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। क्या इनको पहचानने का कोई तरीका है? मतलब हाउ डू वी नो कि कौन सा इनर्शियल है कौन सा नॉन इनर्शियल है? तो इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जो नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं। ठीक है, जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं दे आर इनर्शियल फ्रेम्स, और जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम्स नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड होते हैं। मैं कैसे याद रखता हूं इस बात को? मैं इस तरह से याद रखता हूं कि नॉन वर्ड एक ही बार आता है। ठीक है, जैसे अगर नॉन वर्ड इनर्शियल के साथ आ गया तो नॉन इनर्शियल आर एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, एक्सेलरेटेड के साथ नॉन नहीं आएगा, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन वर्ड एक ही बार आएगा, यहां पे मुझे नॉन नहीं दिखाई दे रहा, तो इनर्शियल फ्रेम्स आर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, तो इनर्शियल और एक्सेलरेटेड इन दो वर्ड्स के साथ नॉन एक ही जगह पे अपीयर होगा। अगर तुमने नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हो तो वो एक्सेलरेटेड होगा, अगर तुम इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में सोच रहे हो तो वो नॉन एक्सेलरेटेड होगा। नॉन वर्ड एक ही बार आएगा। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम्स आर नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, ये उनकी पहचान होती है। ठीक है, तो इनके बारे में बताता हूं। इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स लॉज कैन बी directly applied without any modification. The identity of such frames is that they are non-accelerated frames. ठीक है, and non-inertial frames are those in which Newton's laws cannot be directly applied. The identity of such frames is that they are accelerated frames. We need to use, तो अब मॉडिफिकेशन के नाम पे करना क्या होता है यहां पे वो भी बता रखा है। मैंने कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल जो रियल फोर्सेस है उनके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस फोर्स को सीडो फोर्स कहा जाता है। सीडो का मतलब होता है अनरियल, ठीक है, नकली, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स ड्रॉ करते हैं, और उस फोर्स को ड्रॉ करने के बाद हम नॉर्मली न्यूटन्स लॉ को जैसे यूज करते हैं वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीडो फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ जिन फ्रेम्स में डायरेक्टली अप्लाई होते हैं उन्हें इनर्शियल कहते हैं, और जिनमें नहीं होते उन्हें नॉन इनर्शियल कहते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि जो स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ था, उस फर्स्ट लॉ में बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी की बात की गई थी कि बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करती है, तो उस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के तीन टाइप हमने देख लिए। फिर स्टेटमेंट वन रेस्ट और मोशन की बात कर रही थी, तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए था कि कौन से फ्रेम से हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट इनर्शियल फ्रेम्स के लिए वैलिड होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए वैलिड नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब देख रहे हो तुम कि एक स्टेटमेंट में कितनी बातें छुपी हुई है, कितनी गहराई है उस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज, ये स्टेटमेंट फोर्स के रोल को आइडेंटिफाई कर रही है, बता रही है कि फोर्स क्या करता है। ठीक है, ये बता रही है कि अगर तुम्हें किसी चीज को रेस्ट से मूव कराना है तो तुम्हें फोर्स चाहिए, तुम्हें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड अप स्पीड डाउन करना है तो फोर्स चाहिए, या मूविंग पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करनी है तो तुम्हें फोर्स चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमें फोर्स का रोल क्लैरिफाई करती है, एंड ये रोल क्वालिटेटिवली बताया जाता है। क्वालिटेटिव का मतलब इस स्टेटमेंट ने हमें यह बता दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे एक ट्रक रेस्ट पे है, उसको मूव कराना है तो हमें फोर्स चाहिए, एक कार रेस्ट पे है उसको मूव कराना है तो हमें फोर्स चाहिए। कितना फोर्स चाहिए, फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है विदाउट नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ फोर्स का रोल समझाता है हमें कि फोर्स क्या करेगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। इसके बारे में न्यूटन ने सेकंड लॉ में बताया है। सेकंड लॉ में बताता है कि हमें कितने फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। समझा रहे? तो फर्स्ट लॉ के जो कमेंट्स है, फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराता है, हमें फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराता है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम, और
हमको ये बताता है कि फोर्स आखिर क्या करता है, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में नहीं बताता है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट लॉ के जो भी कमेंट्स थे, मतलब जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट तो 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाती है और ऐसा लगता है कि इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत गहराई है स्टेटमेंट में। ठीक है, न्यूटन बाबा की जय। बहुत ही क्रिस्प स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं और इनमें पूरा का मतलब मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन इन स्टेटमेंट्स के अंदर समा चुका है। ठीक है, अभी देखेंगे जैसे बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या, अच्छा फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से ही इनर्शिया के बारे में बातचीत चालू हुई है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, अगेन आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड ऑलरेडी बी नोइंग व्हाट सेकंड स्टेटमेंट सेज, मैं फिर भी बता देता हूं। इट सेज दैट the rate of change of momentum of a particle is proportional to the net force acting on it. ठीक है, तो it says the rate of change of momentum of a particle is proportional to the net force acting on it. ठीक है, तो अगेन इस स्टेटमेंट में क्या क्या हमें नोटिस करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज जो मेरे को समझ में आ रही है, हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की। ठीक है, तो यार मोमेंटम क्या होता है? तो ये वर्ड ऐसा है जो मुझे पता है आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है, आपको पता भी है, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देता हूं, बता देता हूं मोमेंटम क्या है। तो सपोज एक पार्टिकल है m मास का और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम जो कि एक वेक्टर होता है उसको हम m इंटू वी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी एक चीज जो v वेलोसिटी से, कोई भी एक मास, एक पार्टिकल मान लेते हैं अभी। ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो m इंटू वी होगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट देता है? ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप तो जिन बच्चों ने मेरी कैलकुलस वाली क्लासेस देख रखी होंगी उनको पता होगा कि रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है। मैंने कैलकुलस वाले लेक्चर्स में इस पर टाइम स्पेंड किया था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो जाएगा मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ कि डी बाई डी टी ऑफ एम वी। ठीक है, और इसको फिर हम कैसे लिखते हैं? ये होता है m इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। ये चीज हो सकता है मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में अभी नहीं बताई हो। ये दो फंक्शंस, दो चीजों के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि तुम पहले को लिखते हो, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो, फिर दूसरे को लिखते हो और पहले को डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स, नेट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और अब देखो, अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है, जैसे जिस पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, मान लो वो पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो रहा, विच इज द केस इन मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो मास अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, सो वी विल गेट m इंटू डी वी बाई डी टी विच इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं F इक्वल टू एम ए, अगेन ये इक्वेशन बहुत पॉपुलर है, बच्चों को जनरली पता होती है, लेकिन जब तुम ये इक्वेशन लिख रहे हो तो साथ में ये भी याद रखना कि ये इक्वेशन एप्लीकेबल तब होती है जब मास कांस्टेंट हो। ठीक है, जब मास कांस्टेंट हो तब ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये हो गई सेकंड लॉ की कहानी। ठीक है, ये हमने बात कर ली सेकंड लॉ की। क्लियर है यहां तक एवरीवन? तो बच्चों आज का सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जब तक कि हम तीनों लॉ की बात पूरी नहीं कर लेते उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि न्यूटन्स लॉ चैप्टर जिन बच्चों ने अपना अच्छा कर लिया उनको पूरी मैकेनिक्स में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ चैप्टर डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये तुम्हारे इंट्यूशन को जगह जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए करेगा क्योंकि तुम्हारा इंट्यूशन बेस्ड होता है तुम्हारे रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। तुम रियल लाइफ में जो देखते हो, ठीक है, जो ऑब्जर्व करते हो, तुम उसके बेसिस पर सोचते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि रियल लाइफ में देयर आर फोर्सेस जिनको हम गायब नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाई करते वक्त हम उन फोर्सेस को गायब मानते हैं। जैसे फ्रिक्शन है, एयर का फोर्स है, इनको हम प्रेजेंट नहीं मानते हैं पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि इनको लेने के बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। ठीक है, तो लेकिन तुम उनके हिसाब से सोचते हो, इसलिए सोचने में दिक्कत आती है। बट ठीक है, विल ट्राई टू लर्न एज मच एज वी कैन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड लॉ पे। तो बच्चों थर्ड लॉ का स्टेटमेंट मैं ये कहूंगा कि जिसने कभी भी अपने जीवन में साइंस पढ़ी है और जिसने कभी भी ये स्टेटमेंट पढ़ी है वो इस स्टेटमेंट को आजीवन याद रखता है, कभी भूलता ही नहीं। मतलब जैसे 8th 9th 10th ग्रेड में जो बच्चे इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं वो आगे जाके मान लो कॉमर्स भी ले ले या आर्ट्स भी ले ले, साइंस को पूरी तरह छोड़ भी दे, पर भी तब भी वो अपने पूरे जीवन भर इस स्टेटमेंट को तो याद रखते हैं। मैं बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे भाई बहन हैं,
जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है लेकिन उनको भी ये स्टेटमेंट तो पक्की बात है याद होगी। ठीक है, ये होती है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, तुम लोगों ने भी अगर कभी भी स्टेटमेंट को पहले सुना है तो तुम्हें याद होगी। थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बताओ कि तुम लोगों ने लाइन सुनी हुई अगर है तो तुम्हें याद है कि नहीं है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एंड ये लाइन जब एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स इतने वियर्ड एग्जांपल देते हैं ना कि बच्चों को एकदम एकदम पूरा मतलब मिसकंसेप्शन हो जाता है कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूं कि टीचर्स किस तरह के एग्जांपल देते हैं जो कि नहीं देने चाहिए। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट एक्शन। बहुत कॉमन एग्जांपल होता है कि भाई कि तुमने कुछ शैतानी करी, ये एक्शन था, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डांट दिया, ये रिएक्शन था। तो टू एवरी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन। बहुत ही और भी होते हैं कि लड़के ने लड़की को जाके प्रपोज करा, लड़की ने थप्पड़ मार दिया या व्हाटएवर। बहुत ही वियर्ड, बहुत इस तरह के एग्जांपल। guys, in this statement, action and reaction, action does not literally mean an action. It's a technical word here. Action and reaction, they both refer to forces. ये किसी literal act की बात नहीं कर रहे, कोई तुमने कर्म किया उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पे एक्शन का मतलब है एक फोर्स, ठीक है, जिसको न्यूटन में मेजर किया जाएगा। और रिएक्शन भी एक दूसरे तरह एक और फोर्स है जो अगेन न्यूटन में मेजर होगा। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो एक्शन और जो रिएक्शन वर्ड यूज हो रहे हैं वो फोर्सेस के लिए यूज हो रहे हैं, वो लिटरल एक्शंस के लिए यूज नहीं हो रहे। लाइक मैंने जाके कुछ शैतानी करी, ठीक है, दिस इज एन एक्शन बट दिस इज नॉट एन एक्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब समझ में आ रहा है कि डू नॉट टेक दिस एक्शन वर्ड इन द रियल सेंस ऑफ एवरीडे लैंग्वेज। की हम कहते हैं कि भाई मैं सीढ़ियां चढ़ गया, दैट वाज एन एक्शन। ठीक है, तो नहीं, एक्शन इज द फोर्स इन दिस स्टेटमेंट एंड रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स इन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल। तो अगर कभी भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक और फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का होगा। ये स्टेटमेंट अभी तक तो इतना बता रही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में भी काफी कुछ चीजें छुपी हुई है जिनको हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब पहली चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, एक्शन एंड रिएक्शन दे आर फोर्सेस, they are not energy, they are not momentum, they are not anything, they are not words. ठीक है, तो these are forces, both will be measured in newtons. Action reaction are forces. ठीक है, and इस जो स्टेटमेंट थी टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसी को अल्टरनेटिव वे में हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बी, बी विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ए। पढ़ो, देखो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से बेटर डिस्क्रिप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ का। इफ ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बी, B will exert an equal and opposite force on A. A ने B पे फोर्स लगाया तो B भी A पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो सपोज मैं फोर्स लगाना चाहता हूं, सपोज मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाने की प्लानिंग कर रहा हूं। अभी तक मैंने टच नहीं किया है, तुम लोगों को शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी तक मैंने टच नहीं किया, मेरा प्लान है इसको टच करके इसके ऊपर फोर्स लगाने का। द मोमेंट आई प्रेस दिस बोर्ड, ठीक है, द मोमेंट टच कर नहीं रहा हूं मैं, चीजें बदल जाती है। तो चलो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, वैसे ही ये भी तो मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो मैं दीवार को जोर से धक्का दे रहा हूं तो मेरा हाथ भी तो फोर्स फील करा, या मैंने दीवार पर अगर जोर से कुछ मान लो हिट करा या किसी पर्सन को हिट करा, मैंने किसी के गाल पे थप्पड़ मारा तो उसके गाल पे अगर चोट लगी है तो मेरे हाथ पे भी तो चोट लगी है। तो मैंने जब गाल पे मारा तो हाथ ने गाल पे फोर्स लगाया तो गाल ने भी हाथ पे फोर्स लगा दिया है। वो एक अलग मैटर है कि चोट किसको ज्यादा लगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा गाल ज्यादा सॉफ्ट है या हमारा हैंड ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, वो इनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि हाउ दे रिएक्ट टू द फोर्स, बट द फोर्स वर इक्वल। ठीक है, मतलब कि अगर तुम किसी आदमी को मारने जा रहे हो और तुमने उसके ऊपर एक चाटा मारा है तो तुमने उसके ऊपर जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स उसने तुम्हारे पे ऑलरेडी लगा दिया है। तो तुम ये कह भी सकते हो कि भाई यू डोंट हैव टू टेक द रिवेंज। ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक द रिवेंज क्योंकि मैंने तुम पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तुमने भी लगा तो दिया ही है। वो एक अलग बात है कि तुमने उसके गाल पे लगाया था और उसने तुम्हारे हाथ पे लगाया, जहां पे चोट लगने के चांस कम होते हैं। ठीक है, द अदर पर्सन कैन डेफिनेटली से कि कोई बात नहीं, अगर मैं रिवेंज लूंगा तो भी तुम्हारा रिवेंज भी इंस्टेंटली पूरा हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे गाल पे एक हाथ लगा देता हूं तो तुम्हारा रिवेंज भी इंस्टेंटली हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा गाल भी मेरे हाथ पे फोर्स लगा देगा। ठीक है, एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो whenever we exert a force on anything, and when I say we, I mean anything, you know, मतलब कि and again not literally, we don't have to literally touch anything to exert a force, हम दूर से भी लगा सकते हैं। तो अगर A मैग्नेट मान लो B को अट्रैक्ट कर रही है तो B मैग्नेट भी A को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, so this statement means
इफ ए exerts a force on B, B will definitely exert a force on A। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा। आगे चल के ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, जहां पे तुम गलती करोगे, ठीक है। और तुम्हें गलती में अगर मैं सिर्फ इतने याद दिला दूं कि भाई ये स्टेटमेंट याद कर रहे हो, तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुमने क्या गलती करी है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना इस चीज को। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो ए exerts a force on B, B will exert a force on A, ठीक है। Action and reaction can never, never, never act on the same body। 3 बार never इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे इस पॉइंट में गलती करते ही हैं, ठीक है। तो तुम याद रखना, ठीक है, कि तुमको बचपन में ही ये बात सिखा दी गई थी मेरे द्वारा कि ये दोनों चीजें सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती, दे नेवर एक्ट ऑन द। इनफैक्ट ऊपर वाला स्टेटमेंट भी तो यही कह रहा है, ऊपर वाला ये स्टेटमेंट इसी बात को दबे शब्दों में कह रहा है। ए ने अगर बी पे फोर्स लगाया, मान लो इसको एक्शन कहा हमने, तो एक्शन लगा बी पर, बी ए पे लगाएगा, वो रिएक्शन है, तो एक्शन लगा बी पर और रिएक्शन लगा ए पर, डिफरेंट बॉडीज पे लगे ना, ठीक है। ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, तो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लगे ना। तो एक्शन एंड रिएक्शन दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन दे नेवर 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 एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है, याद रखना इस बात को। देन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, ये दूसरा मेजर मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि पहले एक्शन लगेगा उसकी वजह से रिएक्शन राइज होगा, ऐसा नहीं होता है। एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, दे एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ लगते हैं। इनफैक्ट एक एक्शन रिएक्शन पेयर में तुम किसी भी फोर्स को एक्शन डिक्लेयर कर सकते हो और दूसरे वाले को रिएक्शन डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे अगर मैंने किसी आदमी के सपोज थप्पड़ लगाया, तो हम सोचेंगे कि हाथ ने गाल पे जो फोर्स लगाया वो एक्शन है, लेकिन यू कैन वेरी वेल से कि गाल ने हाथ पे जो फोर्स लगाया वो एक्शन था और हाथ से गाल पे जो फोर्स लगा वो रिएक्शन था, बिकॉज बोथ दीज फोर्सेस दे ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। एंड इन दिस पेयर यू आर फ्री टू चूज एनी वन फोर्स एज द एक्शन एंड द अदर एज रिएक्शन, ठीक है। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे ऑलवेज एक्ट थ्रू द सेम लाइन, मतलब कि जिस लाइन पे एक्शन एक्ट करेगा उसी लाइन पे रिएक्शन एक्ट करेगा। इस पॉइंट की अभी इन चैप्टर्स मतलब अभी अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें इस पॉइंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इस बात की इंपॉर्टेंस आएगी जब हम रोटेशन चैप्टर के अंदर टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तब ये पॉइंट जो है ये हमारे लिए रेलेवेंट होने लगेगा। तो देखो मैं वापस से बताता हूं बच्चों, हमने थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट पढ़ी थी, कितनी सिंपल कितनी सरल स्टेटमेंट थी, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट थी वो कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पर अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये सारी बातें भी हमें समझ में आनी चाहिए। मतलब action and reaction, they are forces, they are not anything else. To say that to every action there is an equal and opposite reaction, what we mean to say is that if A exerts a force on B, B will exert an equal and opposite force on A, ठीक है। action reaction can never act on the same body, all right, and they always act simultaneously and their line of action is always same, ठीक है। So these are our comments on Newton's third law. I hope आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आए बच्चों, ठीक है। तो आज का ये जो मैंने जितनी बातें अभी तक बताई आपको, ये सारे के सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स थे, यू नीड टू कीप देम इन माइंड, ठीक है। आज के सेशन में चलो हम यहीं तक, थोड़ी सी बातें और बता देता हूं मैं। चलो हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स क्या होता है, ठीक है, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो जो फोर्स के बारे में हमने जो फर्स्ट लॉ था वहां से फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया था कि भाई फोर्स आपको चाहिएगा अगर आप कुछ बॉडी को रेस्ट से मूव कराना चाहते हैं या मूविंग बॉडी को रोकना चाहते हैं या उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम फॉर्मली फोर्स का डिस्कशन करते हैं, फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट एंड इजीएस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स इज अ पुश और अ पुल, मतलब कि सिंपली एक पुश, ठीक है, और पुल, मतलब ये इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि फोर्स इज मेयरली अ पुश और अ पुल, दैट इज व्हाट फोर्स इज, ठीक है। अगर इसको हमें प्रॉपर्ली डिफाइन करना है तो वी विल से दैट फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि फर्स्ट लॉ का ही स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल दिया है, ठीक है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है। हम बात करते हैं कि कॉमन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब जो कॉमन फोर्सेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, या तो जो कॉमन फोर्सेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे कॉमन फोर्स, ठीक है, कौन सा होता है सबसे कॉमन फोर्स, mg, और वी ऑल्सो कॉल इट एज वेट ऑफ अ पर्सन,
ठीक है, इसको mg से रिप्रेजेंट करते हैं। m क्या है, g क्या है, मैं बताऊंगा अभी। तो गाइज, weight of a person, what is this? So it is the force exerted by planet, force exerted by planet। यहां पे अभी मैं अर्थ बोल देता हूं, ठीक है, हम अर्थ पे ही हैं हम लोग। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी अर्थ के बाहर गया है, ठीक है। अब ये मैंने बात लिख दी है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट नहीं है, इससे और बेटर स्टेटमेंट दी जा सकती है। जिनमें समझने की कैपेबिलिटी हो वो समझ लेना, जिनको कंफ्यूजिंग लिखे उनके लिए ये स्टेटमेंट यहीं पे रुक जाना, मतलब यही मान लेना कि भाई वेट जो होता है दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, ठीक है। तो जो लोग समझ सकते हैं मैं उनके लिए बताता हूं। वेट इज एक्चुअली द फोर्स exerted by, it's the gravitational force exerted by everything around us. For example, मेरे पे अर्थ फोर्स लगा रही है, that's true। क्या मेरे पे सन फोर्स लगा रहा है? yes। क्या मेरे पे मून फोर्स लगा रहा है? yes। क्या मेरे पे मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये फोर्स लगा रहे हैं? yes। ठीक है, इनके फोर्सेस भी हमारे ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्या मेरे पे कोई दूसरा पर्सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जो मेरे साथ रूम में प्रेजेंट है? yes। क्या मेरे पे कोई दूसरा पर्सन फोर्स लगा रहा है जो रूम में प्रेजेंट नहीं है? यस। क्या इंडिया की पूरी पॉपुलेशन मेरे पे फोर्स लगा रही है? यस। क्या वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन मेरे पे फोर्स लगा रही है? यस। ठीक है, सो क्या अमिताभ बच्चन मेरे पे फोर्स लगा रहे हैं? यस। ठीक है, क्या एम एस धोनी मेरे पे फोर्स लगा रहे हैं? यस। ठीक है, एवरीवन इज अट्रैक्टिंग मी टुवर्ड्स देमसेल्व्स, ठीक है, दिस इज फैक्ट। सो एवरीथिंग दैट हैज मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर थिंग दैट हैज मास। तो क्या ये बोर्ड मेरे पे फोर्स लगा रहा है? यस। जो कैमरा सामने है जिसको देख के मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्या वो कैमरा मेरे पे फोर्स लगा रहा है? यस। क्या मैं कैमरे पे फोर्स लगा रहा हूं? यस, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। सो एवरीथिंग दैट हैज मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी दैट हैज मास, ठीक है। लेकिन अर्थ ने मेरे पे जो फोर्स लगा रखा है उसके सामने सन का फोर्स, मून का फोर्स, मार्स, जुपिटर, सैटर्न का फोर्स, ठीक है, या अमिताभ बच्चन का फोर्स या एम एस धोनी का फोर्स, मतलब इनके फोर्सेस नेग्लिजिबल है, इनके सामने कुछ भी नहीं है। therefore even when we add all of them, what we ultimately get is essentially the force exerted by earth, and therefore we are happy to say that it is the force exerted by the planet, although real sense में weight होता है सारे masses जो हमारे आसपास हैं उनके फोर्सेस का नेट। जब हम अर्थ से दूर चले जाते हैं, मान लो हम मून पे चले गए, तो हमारा वेट चेंज हो जाता है, ठीक है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि अर्थ से डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अर्थ का फोर्स डोमिनेटिंग नहीं रह जाता, अब मून का फोर्स डोमिनेटिंग हो जाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि मैं अर्थ से जब दूर जा रहा था और मून के पास अभी नहीं पहुंचा था, समवेयर इन बिटवीन अर्थ और मून दोनों मुझे इक्वली अट्रैक्ट कर रहे थे और इस वजह से मेरा वेट 0 हो गया? यस। ठीक है, इस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं कि हम ऐसी जगह पे चले गए जहां पे अर्थ का अट्रैक्शन मून का अट्रैक्शन इक्वल है, ठीक है। तो वी विल से दैट आर वेट इज 0 एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्या सैटेलाइट, क्या एस्ट्रोनॉट्स इसीलिए अपने आप को वेटलेस कहते हैं? नहीं, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। सैटेलाइट्स का मतलब कि स्पेस स्टेशन के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हवा में उड़ते रहते हैं वो एक अलग स्टोरी है, वो ये चीज नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन वेट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट। तो अभी नाउ दैट वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि वेट का मतलब होता है सारी एंटिटीज का, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, उनका जो हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट, एंड essentially it is the force exerted by the planet on which we are present. When you have this understanding, so let's just focus on this, like let's just accept this as the weight। तो अब ये भी याद रखो कि वेट जो होता है, ठीक है, it acts vertically downwards, it acts vertically downwards। अब इसको भी समझना जरूरी है, ये vertically downward का क्या मतलब होता है, ठीक है, या वर्टिकल डायरेक्शन होती कौन सी है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन है कौन सी। तो देखो बच्चों, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग अभी शायद ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हो, है ना। ज्योग्राफी पढ़ना तुम लोगों ने बंद नहीं करा है, और ज्योग्राफी पढ़ते हो तुम तो तुम उसमें अर्थ को बनाते हो ऐसे, फिर तुम बनाते हो इक्वेटर, ठीक है, फिर तुम कहते हो इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, आ रहा समझ में। तो अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूं, ठीक है, मान लो कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, सपोज करो, हाउ डू यू थिंक आर वी स्टैंडिंग हियर? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू इमेजिन अस टू बी स्टैंडिंग लाइक दिस? लेट्स से कि मैं एक जायंट पर्सन हूं जो कि स्पेस से दिखाई दे रहा है,
अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो क्या स्पेस में ऐसे खड़ा हुआ दिखाई दूंगा? इफ यू सेड यस टू दिस देन नो बच्चों, दैट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, हम ऐसे खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट हाउ वी अपीयर, ठीक है, हम खड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल होती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब होता है रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। इफ देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ पोल, ठीक है, दैट पर्सन वुड बी स्टैंडिंग लाइक दिस। इफ देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द साउथ पोल, दैट पर्सन वुड बी स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है। इफ देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर, दैट पर्सन विल स्टैंड लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब है ये, ठीक है, ये मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो ऐसे है। समझ आ रहा है? किसी भी पॉइंट पर तुम अगर अर्थ के सेंटर की तरफ एरो खींच दोगे, ठीक है, तो उस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन उस एरो से रिप्रेजेंट होगी। सो दीज आर वर्टिकल डायरेक्शंस। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो व्हेन आई सेड कि वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इट मींस कि हमारा जो वेट है दिस एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बात याद रहेगी, ठीक है। और एक और जो पॉइंट आपको याद रखना है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर m मास है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स mg डाउनवर्ड। लाइक अभी मान रहा हूं कि दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, मतलब ये वाला फिगर तो तब है ना जब हम स्पेस में बैठ के देख रहे हैं। जब हम अर्थ पर रह के अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें फ्लैट सरफेस की तरह दिखाई देती है और फिर वर्टिकल डायरेक्शन उस सरफेस से परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ mg एक्ट्स, ठीक है। सो mg फोर्स weight is exerted by the planet. It acts vertically downwards, which basically means it acts towards the center of the planet, ठीक है, and it will act on every entity that has got some mass, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है वेट की। सो दिस वाज वन ऑफ द कॉमन फोर्सेस, उसकी हमने बात कर ली है। दूसरा जो कॉमन फोर्स है जिसकी हमें बात करनी चाहिए, ठीक है, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या बला है, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज है? तो बच्चों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नॉर्मल वर्ड है इट डजंट मीन ऑर्डिनरी, जनरल। नॉर्मल का मतलब यहां पर है परपेंडिकुलर, ठीक है। हम परपेंडिकुलर को इंडिकेट करने के लिए भी नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इट मींस परपेंडिकुलर। तो व्हाई वी यूज परपेंडिकुलर, आई विल टेल यू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है? सो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। मैं ये भी बता रहा हूं, अभी मैंने प्रीवियस जब हमने mg की बात करी थी मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि mg दूर से भी एक्ट करता है। mg के लिए फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सो mg इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, मतलब इट एक्ट्स ओनली व्हेन two entities are in contact. So it's a contact force. It acts between two objects. Between two objects when they are in contact. ठीक है, इट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन। तो इस बात को एक्चुअली हम यूज करते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट देयर विल बी अ नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। उल्टा भी कह सकते हैं कि इफ देयर इज अ नॉर्मल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। होता क्या है ये, और इसको नॉर्मल क्यों कहते हैं, मैं पहले वो लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल दूंगा। सो इट इज ड्रॉन, ओके, इट इज ऑलवेज ड्रॉन, it is always drawn perpendicular to the contact surface, ठीक है। लिख लो, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं इन बातों को। इट इज ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट। एक और पॉइंट लिख देते हैं, इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स, ठीक है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इन पॉइंट्स को एंड देन आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट्स। तो देखो, लेट मी एक्सप्लेन। लेट्स से ये एक सरफेस है, टेबल की सरफेस मान लो, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रखा, ठीक है। तो डू यू इमेजिन द ब्लॉक टू फॉल डाउन? वेल जनरली नो, इफ द सरफेस टेबल इज
डिसेंटली स्ट्रांग, तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, मतलब ब्लॉक वहीं पर रेस्ट पे रहेगा। जैसे ठीक है, मैंने टेबल के ऊपर अपना पेंसिल बॉक्स रख दिया, दैट इज अ गुड एग्जांपल। ठीक है, तो इस समय क्या इस ब्लॉक और टेबल के बीच में कांटेक्ट हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? मेरे हिसाब से तो कांटेक्ट है। ठीक है, अगर कांटेक्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई कि कांटेक्ट कहां पर है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ठीक है कांटेक्ट है इस जगह पर, मतलब कि ब्लॉक की लोअर सरफेस और टेबल की सरफेस, यहां पे कांटेक्ट है। तो इस कांटेक्ट एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब टेबल ब्लॉक पे लगाएगी और ब्लॉक टेबल पे, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट। वेन एवर देर इज अ कॉन्टैक्ट देर इज ऑलवेज अ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ब्लॉक टेबल पे लगाएगा, टेबल ब्लॉक पे लगाएगी, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन में? सो टेबल को अगर ब्लॉक को पुश करना है और कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, व्हाट ऑप्शन डू वी हैव? व्हाट डू यू थिंक गाइस? इज दिस द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स को मैं एन से डिनोट करता हूं, सिंबल हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आर यूज कर लो, एच जी जो भी यूज करना है कर लो, N1 N2 N3 जो भी यूज करना है, इट्स जस्ट अ सिंबल इंडिकेटिंग द फोर्स। ठीक है, तो टेबल ने ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगाया है, वो नॉर्मल फोर्स इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि टेबल ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करेगी, पुश अवे। ठीक है, सिमिलरली ब्लॉक टेबल पर जो फोर्स लगाएगा, ब्लॉक भी टेबल पर फोर्स लगाएगा, वो नीचे की तरफ होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बिकॉज दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। और नोटिस करो कि मैंने इनको सेम लाइन पे ड्रॉ किया है, क्योंकि मैंने अभी न्यूटन थर्ड लॉ में आपको ये बात बताई थी कि देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। सो these two arrows will be of same length, indicating the same magnitude. We should use the same symbol because they are same in magnitude. Their direction will be opposite, their line of action will be same. And again देखो contact surface से perpendicular है, so this is how the normal force between the block and the table will be there. अगर मैं सिर्फ normal force on block में interested हूं, तो मैं इस फोर्स को बनाऊंगा भी नहीं, इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। अगर मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फोर्स लग गया था और किधर लग गया था। हरी बात समझ में बच्चों? ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ठीक है, सपोज ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हमने रखा एक ब्लॉक। ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर रखा एक और ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, अब सोच के देखो, क्या ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स होना चाहिए? यस और नो? अगर होना चाहिए तो ए के बारे में सोचते हैं। ए के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा बी के द्वारा, बी की वजह से वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, इसको मैं एन ए बी लिख देता हूं, यार समझ में? तो ए पर तो केवल एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, सपोज मैं बी के ऊपर अगर नॉर्मल फोर्स बनाऊं, मैं बी को अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे बी पर कितने नॉर्मल फोर्सेस बनेंगे? बी दो चीजों के कांटेक्ट में है, ए के कांटेक्ट में भी है, सरफेस के कांटेक्ट में भी है, दोनों फोर्स लगाएंगे। तो ए अगर बी को पुश करेगा तो वो लगाएगा नीचे की तरफ फोर्स। ठीक है, और ये एन ए बी होगा। ये मैंने बी को सेपरेटली इधर बना दिया है, ठीक है, ताकि तुम्हें डिस्टिंक्शन दिखाई देता रहे। और बी पर सरफेस की तरफ से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ। देखो आ रहा है समझ में? बिकॉज सरफेस इसको पुश करेगी। क्लियर है? तो ए पर एक नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि ए का कांटेक्ट सिर्फ बी के साथ था, तो एक नॉर्मल फोर्स आया। ठीक है, बी पर दो नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि बी का कांटेक्ट दो जगहों के साथ था। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? तो नॉर्मल फोर्स हम तब एग्जर्ट करते हैं जब दो चीजों का आपस में कांटेक्ट हो। ठीक है, और ये पुशिंग नेचर का होता है, कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की अगर बातें क्लियर है, एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट टू एंश्योर कि सब चीजें प्रॉपरली आ गई हैं समझ में। ठीक है, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। तो देखो, ये मान लेते हैं सरफेस है, और इस सरफेस पे एक ब्रिक रखी है ऐसे, इस ब्रिक का नाम रख देते हैं ए, और एक दूसरी ब्रिक रखी थी ऐसे। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं बी। अब सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहा कि बी पर कितने नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे, बी को अलग से ड्रॉ कर लो। ठीक है, बी छोटा बना लेता हूं थोड़ा सा। बी पर कितने नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे? अंडू करने का ऑप्शन है क्या? दोबारा बनाना पड़ेगा फिगर मुझे। ठीक है, जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं। तो हमारा फिगर कुछ ऐसे था। ठीक है, ये था ए ब्लॉक और ये था बी ब्लॉक। हम बात कर रहे थे कि बी पर कितने नॉर्मल लगेंगे, तो मैंने बी को यहाँ पे अलग से बना दिया था।
ठीक है, अब बी देखो कितनी जगहों पे कांटेक्ट बनाए हुए, दो जगहों पर। ठीक है, एक तो यहां पे कांटेक्ट है और एक यहां पे कांटेक्ट है। तो यहां पे नॉर्मल फोर्स ए ने लगा दिया है बी पर, और यहां पे सरफेस लगाएगी सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, ये देखो सरफेस पुश करेगी। अगर मैं सिर्फ ए के बारे में सोचूं कि अच्छा ए पर जो नॉर्मल फोर्सेस है उनके बारे में बताओ, तो ए का भी दो जगह पे कांटेक्ट है, तो एक तो बी लगाएगा, ये फोर्स इसके बराबर होगा तो नाम सेम रख दो। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगा दिया। सरफेस लगाएगी तो सरफेस इस पे जो फोर्स लगा रही है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो ए पर दो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं सरफेस और बी के द्वारा, बी पर भी दो नॉर्मल फोर्स लग रहे थे ए और सरफेस के द्वारा। आ रहा है तक समझ? अच्छा सरफेस पर, सर सरफेस का बनाओ ना, चलो सरफेस के बारे में बात करते हैं। सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा ए की वजह से जो कि नीचे लगेगा आर, और सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा बी की वजह से जो कि नीचे लगेगा एन। देखो ये सरफेस का हमने, सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं वो बना दिए। समझ आ रहा है बच्चों? तो किस तरीके से हम नॉर्मल फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हमने हमने दो कॉमन फोर्सेस की बात करी है, एक एमजी की बात करी है और एक नॉर्मल फोर्स की बात करी है। ठीक है, आज हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से सेशन थोड़ा एक्सटेंडेड भी हो गया है। आप इस सेशन को केयरफुली देखिएगा बच्चों, हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन के लिए एज सच कोई होमवर्क नहीं है, आप जस्ट इनको अच्छे से देख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रयास सीरीज से फायदा हो रहा है, और अगर फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़े से कमेंट्स भी मुझे लिख के बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, और सेशन को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, और अपने कॉलीग्स के साथ शेयर भी करिए। व्यूअरशिप बढ़ती है तो हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है और अच्छे कंटेंट बनाने का और ज्यादा कंटेंट बनाने का। ठीक है, सो इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, प्लीज डू लेट अस नो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।